नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है आरआरबी ये जो 7 फेरों वाली सीरीज है कि बुक है कुमार गुरु सर की, उसको हम 35 दिन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो है एनटीपीसी 35 दिन मान लो, या अपन एनटीपीसी के पहले तो कवर कर लेंगे अगर 35 दिन नहीं होंगे। ठीक है, तो आज भी हम कितने 2 एपिसोड करने वाले हैं। तो यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसके जो 2.0 जो 7 फेरों वाली सीरीज है उसके 3 एपिसोड कर चुके थे। ये हमारा चौथा एपिसोड है, इसको आपको देखना है। चौथे एपिसोड में क्या है भाई, तो हिमालय। चौथे एपिसोड में क्या है भाई, हिमालय। हिमालय की बात करें तो हिमालय की श्रेणी है। हिमालय की कितनी श्रेणियाँ, एक तो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक क्या है आपकी, तो इसकी ट्रिक है ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट। कौन सा है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कलेजा से आप याद रख सकते हैं, कलेजा से काराकोरम, लेह से लद्दाख, लद्दाख और जा से जास्कर। ये 3 श्रेणियाँ आपकी होने वाली। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। और ये 3-4 भागों में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये चारों में बटा हुआ है हिमालय। अगला देखते हैं भाई, ट्रांस हिमालय में क्या, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी स्थित है। ट्रांस हिमालय कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी स्थित है। और नेक्स्ट है गार्डविन ऑस्टिन। क्या है गार्डविन ऑस्टिन, इसको माउंट केटू बोलते हैं। 8611 मीटर ऊंची है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, किसमें, काराकोरम श्रेणी में। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, 8586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित। भारत में सबसे बड़ी, यहाँ भारत में सबसे बड़ी की बात हो रही, मतलब भारत के अंदर, वर्तमान भारत में जो पीओके है, पीओके में तो ये होने वाली। ठीक है, माउंट केटू। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी होने वाली, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होने वाली वो होने वाली नेपाल में। नेपाल के महान हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने वाली, जो 8848 मीटर, 8848 मीटर होने वाली। ठीक है, अगले देखते हैं भाई। अगला क्या, अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, तो अभिलेख जो है उनके अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा जो अभिलेख का संबंध किस राज्य से, कलिंग के राजा खारवेल से। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, नेक्स्ट क्या, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है, तो इसका संबंध गुप्त शासक के समुद्रगुप्त से। तो ये जो है किससे संबंधित है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित होने वाला। अगला क्या, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें, तो ये मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख। भानुगुप्त का कौन सा, एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अयस्क। नेक्स्ट क्या है, अयस्क। तो अयस्क क्या है, अयस्क एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। कौन सी धातु का कौन सा है अयस्क, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। चांदी का होता है अर्जेटाइट, चांदी का क्या होता है अर्जेटाइट। सीसा का क्या होता है, सीसा का गैलेना होता है। लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का क्या, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नीज का क्या होता है, पाइरोलुसाइट और मैग्नेसाइट। पाइरोलुसाइट और मैग्नेसाइट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, संगठनों के मुख्यालय। अगला हमारा क्या टॉपिक है, संगठन है और उसके मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक, एडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। एडीबी की बात करें, एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। यूएनई का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या। यूएनईपी इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। अगला क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ होने वाला, काठमांडू, नेपाल में। विश्व व्यापार संगठन भाई, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाला। WHO का मुख्यालय भी वहीं होने वाला है। और ILO जो श्रमिक वाला है उसका मुख्यालय जेनेवा में होने वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में मुख्यालय होने वाला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, UNDP का मुख्यालय कहाँ होने वाला, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय कहाँ होने वाला, वाशिंगटन DC, USA में इसका मुख्यालय होने वाला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजवंश
उनको कौन से वंश कहाँ तक है वो अपन याद करने वाले, ठीक है। तो ये देखना है आपको, राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये वंश है। तो यही इनका क्रम है। इनके क्रम को क्या कैसे याद करना है, तो क्रम को याद करने की ट्रिक दी हुई है, वो अपन ट्रिक देखने वाले। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1444, सैयद वंश 1441 से 1451 तक, ठीक है। लोधी वंश 1451 से 1400 अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1451 से 1526 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। अगला देखते हैं, अब इनके संस्थापक कौन है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां और लोधी वंश के बहलोल लोधी। अब इनको क्रम याद करने की ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गु से हो जाए गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, लो तो से हो जाएगा तुगलक, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो ये वंशों की ट्रिक मतलब क्रम याद करने की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको देखना है अच्छे से। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होने वाला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होने वाला है। इसकी स्थापना 1885 में हुई, 75 में हुई। जो इसकी स्थापना कहाँ हुई, 1875 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई। नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कहाँ हुई, 1992 में इसकी स्थापना हुई। भारत में शेयर बाजार सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। तो भारत का जो शेयर बाजार है सेबी, ये नियंत्रण का कार्य करता है स्टॉक एक्सचेंज का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका क्या है, सेबी। भारतीय विनिमय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई। कब हुई, 30 जनवरी 1992 में हुई, ठीक है। जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जिसका मुख्यालय कहाँ है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है। अब देखते हैं भाई प्रमुख समितियाँ, जितनी भी समितियाँ है प्रमुख समितियाँ, और उनका संबंध किससे होने वाला, कौन सी समिति किससे संबंधित होने वाली, ये हम देखने वाले। तो कौन सी समिति भाई, पहली समिति, समिति और संबंध, नरसिम्हा समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित होने वाली है, ये होने वाली बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित होने वाली। अगला क्या है, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित होने वाली है, आबिद हुसैन समिति। अगला है माधव गोडविन समिति, पश्चिमी घाट से संबंधित होने वाले। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित होने वाला है। राजा चेलिया समिति, राजा चेलिया समिति किससे, कर सुधार से संबंधित होने वाली है, राजा चेलिया समिति। अगला क्या है, रेखीय समिति। रेखीय समिति किससे, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर। रेखीय समिति कैसी कर है, अप्रत्यक्ष कर होने वाला। रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित होने वाला, रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित होने वाली। जो शिवरमन समिति है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। महाजन समिति, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है, महाजन समिति। अगला क्या, संथानम समिति। संथानम समिति जो है सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी समिति, किसकी सिफारिश पर हुई, संथानम समिति। भगवती समिति किससे संबंधित है, भगवती समिति जो है बेरोजगारी से संबंधित होने वाली। कस्तूरी रंजन समिति शिक्षा से संबंधित होने वाली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उससे संबंधित कौन सी है, कस्तूरी रंजन समिति। खुसरो समिति, कौन सी, खुसरो समिति कृषि यंत्र प्रणाली से संबंधित होने वाले खुसरो समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई जल परियोजना। अगला क्या है, हम जल परियोजना देखने वाले। कौन सी जल परियोजना, किस नदी पर है और किस राज्य में होने वाली, ठीक है। तो पहली परियोजना दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चेनाब नदी पर। दुलहस्ती किस में, चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में होने वाली। अगली क्या है, फरक्का परियोजना। फरक्का जो परियोजना गंगा में है, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में होने वाले फरक्का परियोजना। अगला क्या, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में स्थित है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो ये महानदी पर होने वाला उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, लंबाई के हिसाब से। अगला देखते हैं काकरापार परियोजना की बात करें, तापी नदी, ताप्ती नदी गुजरात में। काकरापार ताप्ती नदी गुजरात में होने वाला। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश।
नाथपा झांकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, अगला देखते हुए, अगला क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986, इस जो अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया था। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है, इसका उद्देश्य होने वाला है उपभोक्ता अधिकार को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका संशोधन हो चुका है 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन 2019 में हुआ था। अगला देखते हैं भाई, वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण। वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती है, इसका कारण क्या, पृष्ठ तनाव होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, वॉशिंग मशीन का कार्य करना किसका उदाहरण है, तो दूध का मक्खन बनना अपकेंद्री बल का उदाहरण है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य करना और दूध का मक्खन बनाना अपकेंद्री बल का उदाहरण होने वाला। शिक्षा की बात करते हैं भाई, तो शिक्षा की अगर बात करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में, किसमें, अनुच्छेद 21A में, और 51 है, मूल कर्तव्य कौन सा, 51 के मूल कर्तव्य में शामिल किया। 11वां जो मूल कर्तव्य है वह यही है, शिक्षा वाला। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, शिक्षा किसका विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्ष 2009, वर्ष क्या है, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE बनाया गया है। वर्ष 2009 में जो शिक्षा का अधिकार है RTE बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया, जिसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया भाई। अगला क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। इस नीति को 1986 में शिक्षा की नीति की जगह ली। इस नीति ने जो 1986 से शिक्षा नीति आ रही है उसकी जगह इसी ने ली है, 2020 वाली ने। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसने, कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार किया था। अभी अपने पढ़ा, जो कस्तूरी रंजन समिति किससे, शिक्षा से संबंधित होने वाली। अगला देखते हैं, इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया। कौन कौन से 4 चरण, 5+3+3+4। ठीक है, इस पार्ट में बांटा गया। ठीक, इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन, पहला राज्य इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक होने वाला। ठीक है, ये तो हो गई हमारी। तो हमारा कौन सा, हमारा जो एपिसोड नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज का जो एपिसोड नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज भी कितने 2 एपिसोड करने वाले हैं, जिससे हमारे NTPC के जो पहले है, NTPC के पहले यह बुक कवर हो जाए। तो हमारा एपिसोड नंबर 5 है, इसको आपको अच्छे से देखना है। एपिसोड, उम्मीद है कि आपने पार्ट जो 4 है वो अच्छे से देखा हो। आइए हम देखते हैं तो एपिसोड नंबर 5। ठीक है, तो पौधे के बारे में जितने भी फैक्ट इस बुक में दिए हुए वो कवर करने वाले। जैसे कि हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक की अगर बात करते हैं हम, हरित लवक पौधों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है। हरित लवक क्या, पौधों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है। पौधे उत्पादन और बहुपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, उत्पादक ही होते हैं और बहुपोषी होते हैं। टमाटर में जो लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है, टमाटर में का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय मतलब स्टोरेज किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन किसके रूप में संचय होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का क्या कार्य है भाई, जाइलम का कार्य जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना। फ्लोएम का क्या काम होता है, जो हमारा मिनरल बनता है, मतलब फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना, इसका काम है। जाइलम और फ्लोएम पादप उत्तक। जाइलम और फ्लोएम कैसे उत्तक है, तो ये पादप उत्तक में, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों की बात कर लिया। अब मानव शरीर के फैक्ट अपन देखते हैं। ठीक है, मानव शरीर के फैक्ट आपको देखना है। तो मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, इनेमल। कौन सा होता है, इनेमल होता है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग। ये ये इनेमल क्या है,
तो ये दांतों की बाहरी परत, जो दांतों की बाहरी परत होती है वो इनेमल होती है, और मानव शरीर की सबसे कठोरतम भाग यही होने वाला है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होने वाली। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होने वाली यकृत लिवर होने वाली। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, अंदर वाली ग्रंथि की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होने वाली मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाली। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होने वाली। तो पीनियल जो ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होने वाली पीनियल ग्रंथि। अगला देखते हैं भाई, यकृत क्या है। यकृत या लीवर को क्या बोलते हैं, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। यकृत या लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला क्या है, लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइलम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है। अगला देखते हैं, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, अग्नाशय ग्रंथि जो है एक मिश्रित ग्रंथि होने वाली। अगला देखते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला देखते हैं, एनडीआईट्यूक क्या, एंटीडाइट्यूरिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है जो प्रोलेक्टिन हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो इनका स्त्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक डीएनए। डीएनए की बात करने वाले हैं, किसकी, डीएनए। डीएनए से जुड़े फैक्ट देखने वाले। तो डीएनए का फुल फॉर्म यही दिया हुआ है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अम्ल। ठीक है, एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं डीएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म है। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने करी। किसने, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने करी, 1869 में की थी। लेकिन डीएनए की संरचना जो दोहरी कुंडली होती है, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने करी थी। डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए क्या, डीएनए एक न्यूक्लियोइड का एक बहुलक है। डीएनए कैसा, न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होने वाला है। डीएनए के चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी। ए बराबर टी और जी बराबर सी। ये क्या होता है, ये अपन ए बराबर टी और जी बराबर सी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं इनके वर्णक, शायद इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी कोई लोड नहीं। ए बराबर टी होता है, जी बराबर सी होता है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र। मनुष्य में कितने, 22 जोड़ी है जो होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र मतलब सेम गुणसूत्र 22 जोड़े होते हैं। एक जो जोड़ी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र होता है। मतलब टोटल मिलाकर 23 जोड़े होते हैं। 22 तो कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। अगला देखते हैं, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, पुरुषों की नसबंदी को वेसिकटोमी कहा जाता है। पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे वेसिकटोमी कहा जाता है। महिलाओं की नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्योटॉमी कहा जाता है। क्या, ट्यूबेक्योटॉमी कहा जाता है। अगला देखते हैं, पुरुषों में क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य मस्तिष्क कोशिका। जो मस्तिष्क कोशिका होती हैं में सबसे कम पुनर्रोधन क्षमता पाई जाती है। मतलब सबसे कम क्या बढ़ती है, मतलब अगर कुछ खराब हो जाता है तो सबसे कम किस में होता है, तो वो होता है मनुष्य न्यूरॉन में। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो जो सेरेब्रम है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रण करना, भूख प्यास को नियंत्रण करना किसका, हाइपोथैलेमस का काम होने वाला है। ठीक है, तापमान को नियंत्रण भी यही करता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक ग्रंथि बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, जैविक ग्रंथि बोलते हैं। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित। जो अल्जाइमर रोग है ये किससे संबंधित होने वाला, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित होने वाला। अब भाई क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। डीएनए अपन पढ़ चुके हैं, आरएनए अब देखते हैं। तो आरएनए की बात करें, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। इसका काम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, इसका क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण
करना इसमें मदद होता है। डीएनए से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। डीएनए का काम क्या होता है, जो आनुवंशिक सूचना है वो राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो आरएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका आरबीसी। आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी को क्या बोलते हैं हम, तो आरबीसी इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन को प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है आरबीसी का। इसका कार्य क्या होता है, प्रत्येक अंग तो तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी का काम क्या होता है, प्रत्येक अंग, जो भी अंग है वहां तक ऑक्सीजन का पहुंचाना इसका काम होता है। धमनी शुद्ध रंग को, धमनी क्या करती है, धमनी जो करती है शुद्ध रंग को, उस शुद्ध रंग बहता है। धमनी में क्या शुद्ध रंग बहता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रंग बहता है। ये आपको ध्यान रखना। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। शुद्ध रंग रक्त कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त, जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित तो होता है। इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अगला देखते हैं, मानव हृदय क्या है। मानव हृदय, मानव हृदय की बात करते हैं। मानव हृदय, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। मानव हृदय, ये हृदय को कहते हैं। मानव जो हृदय होते हैं इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, तो ये नापते स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब नापते हैं। क्या सीनो आर्टिकल नोड, क्या सिनो नोड, आर्टिकल का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं किडनी। किडनी के बारे में देखना है तो किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जो किडनी होती है उसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जब किडनी खराब हो जाती है रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के वर्णक के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्रालय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण आती है तीक्ष्ण गंध। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्या, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में देखने वाले। तो श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोलॉजी कुपिका है। एल्वियोलॉजी या कुपिका है। ठीक है, श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोलॉजी या कुपिका होने वाली है। अगला देखते हैं भाई, क्या अगला क्या है, अस्थमा। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिकक श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होने वाला है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, हड्डियाँ। अब क्या श्वसन तंत्र हो गया, हड्डियाँ। हड्डियाँ की बात करते हैं। हड्डियाँ शरीर को कठोर संरचना होती है। हड्डियाँ क्या है, शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती है। जो प्रोटीन और खनिज लवणों से बनती है। वयस्क मनुष्य में के शरीर में 206 हड्डी होती है। वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संरचना वयस्क की तुलना में अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, ठीक है। मनुष्य के अच्छी कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ होती है। अच्छी कंकाल में टोटल कितनी 80 होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मनुष्य में कितनी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। जो जांघ की हड्डी जो होती है फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान की हड्डी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, रोग। रोग के बारे में देख ले। रोग जो होने वाला है किससे संबंधित होने वाला है, तो क्वासिओरकोर। क्वासिओरकोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिओरकोर। डायबिटीज अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से जब वो नहीं निकलता, क्या अपना इंसुलिन नहीं निकलता है तो डायबिटीज होता है। मिनीमाटा रोग किससे होता है, पारस के कारण मिनीमाटा रोग होता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तने का रूपांतर। तने का रूपांतरण की, ठीक, मतलब तने का क्या क्या है, तने क्या क्या होते हैं। तने क्या हद कर दिया आपने। तने को याद करने के लिए कौन सी हद कर दिया आपने, तो जैसे हद से हल्दी, कर से हो जाएगा अपना क्या 10 हो जाएगा अदरक, ठीक है। आपने से हो जाएगा केसर और आलू, ठीक है। हद कर दिया आपने तो हल्दी, 10 से अदरक, कर से केसर, आपने से आलू हो जाएगा, पस से हो जाएगा प्याज।
तो ये हो जाएगा हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। तो ये तने का रूपांतरण रूप है। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या, मायोपिया। अवतल लेंस क्या, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष इसी के कारण होता है। उत्तल लेंस में हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कितना पार्ट 5 ये भी हो चुकी है। तो यह क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।